वैल्यू ऑफ सप्लाई, टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 10। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इसमें क्या कहा गया कि विनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड था, जिसको अब से बेल पड़ेगा। बेल जो था वो इंगेज था टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन होगा ना, उसका शुरू का पार्ट बेसिकली क्या कहते हैं उसे, बहुत अच्छा शब्द है, ड्रामा में यूज़ होता है, मतलब यूं ही बस समा बांधना, ठीक है। तो पहला 2-4 पैरा में 2-3 लाइन जो होता है वो बेसिकली समा बांधता है क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा उसके बाद शुरू होता है, तो वही अभी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, समा बांध रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि बिनाका जो था मैन्युफैक्चरिंग था, टेलीविज़न मैन्युफैक्चरर था, कोई दिक्कत नहीं, वो रजिस्टर्ड था हरियाणा में, ठीक है, स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हरियाणा। तो यहाँ पे जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये था कि वो उसका नाम बेल है और वो हरियाणा में, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस द कंट्री हर जगह है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो है 12,000। यहाँ से क्वेश्चन चालू है। तो जो बेल है वो मैक्सिमम जो दाम पे बेचता है वो है 12,000। एप्लीकेबल रेट जो है वो है 18%। बेल dispatch the stock of television to its distributor, order by them on quarterly basis। क्वार्टरली बेसिस पे वो उनका ऑर्डर पहुंचाता है, ठीक है। अब सेल को प्रमोट करने के लिए बेल ने क्या किया, बेल ने एक प्रमोशन स्कीम निकाला। प्रमोशन स्कीम में कहा कि अगर आप 500 टेलीविज़न एक क्वार्टर में बेच देते हैं तो ये कब पता चलेगा, जब क्वार्टर एंड होगा। अगर हम मान ले अप्रैल जून का क्वार्टर है, तो ये पता कब चलेगा कि मैंने 500 टेलीविज़न उस क्वार्टर में बेच दिया, 30 जून के बाद, आफ्टर 30 जून। उसके पहले तो नहीं कर सकते ना कितना बेचा। हाँ, हो सकता है 500 ज़्यादा बेच दिया हो, लेकिन अगर हमें बताना है कि क्वार्टर के में कितना बेचा, तो ऑब्वियस सी बात है क्वार्टर के एंड होने में बता पाएंगे, ठीक है। तो बेल का कहना है कि अगर आपने एक क्वार्टर में 500 टेलीविज़न बेच दिया तो आपको हम डिस्काउंट देंगे, और वो डिस्काउंट का रेट होगा 10%, ठीक है। डिस्काउंट रेट 10%। उसके बाद बोला डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विच द टेलीविज़न आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर। 12,000 के मैक्सिमम रिटेल प्राइस में डिस्काउंट नहीं है। क्या बोला, जिस दाम पर हम आपको बेचेंगे उस दाम का 10%। तो देखते हैं किस दाम पर उसने बेचा। इट अपॉइंट शाह इलेक्ट्रॉनिक एक अनरिलेटेड पार्टी है एज पर जीएसटी लॉ एज इट्स डिस्ट्रीब्यूटर इन हरियाणा में ही। तो जो भी है वो CGST SGST के अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि जो शाह इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो रिसिपिएंट है अपने केस में, वो भी कहाँ है, हरियाणा में ही है। और 1 अप्रैल को उसको 750 टेलीविज़न दिया, ठीक है। 1 अप्रैल को अपना अपॉइंट किया और 8 अप्रैल को मतलब उसको 750 टेलीविज़न दिया अप्रैल जून के क्वार्टर के स्टॉक के लिए। अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि 750 टेलीविज़न दिया, पर डिस्काउंट का जो कंडीशन था वो क्या था, वो कंडीशन था कि जब आप 500 बेच लोगे तो 750 मुझसे लेके जाओगे, उस पर नहीं है। 500 बेचोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, समझ गए। तो 750 जो डिस्पैच हुआ उससे डाटा इररिलेवेंट है मेरे लिए, बेसिकली कहा जाए तो एट द गिवन पॉइंट इट इज इररिलेवेंट, ठीक है। बेल हैज सोल्ड द टेलीविज़न। बेल जो अपना मैन्युफैक्चरर था, उसने शाह इलेक्ट्रॉनिक को 8,400 पर टेलीविज़न बेचा है। इसका मतलब जो मेरा डिस्काउंट होगा वो 8,400 का 10% होगा। अगर डिस्काउंट के लिए मैं एलिजिबल हुआ तो, कौन, शाह इलेक्ट्रॉनिक एलिजिबल हुआ तो, वो एलिजिबल कब होगा, अप्रैल जून के बाद। अब यहाँ तक पढ़ने से ये पता चल गया कि ये है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का 2 कंडीशन,
पहला कंडीशन एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, एंड इट विल बी वर्कड आउट ऑन इनवाइस वाइज बेसिस, मतलब इनवाइस वाइज मैं वर्कआउट कर सकूं, ये नहीं कि डिस्काउंट मिलेगा बट कैसे मिलेगा ये मैं नहीं वर्कआउट कर पा रहा, तो डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो वर्कड आउट ऑन इनवाइस वाइज बेसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला कंडीशन वो था। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन था कि जो भी इनपुट, क्योंकि अब यहाँ 750 टेलीविज़न जब पहला बार मैंने उसे भेजा होगा, उसे मैंने बिलिंग किया होगा पूरा अमाउंट का, डिस्काउंट तो था नहीं, डिस्काउंट ट्रांजैक्शन प्राइस में एक्सक्लूड होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक्सक्लूड होता है, मैंने एक्सक्लूड तो किया नहीं था, तो मैंने उसे टीवी 8400 का ही बेचा था। जब 8400 का जब मैंने उसे टीवी बेचा था तो उसने 8400 पे जो जीएसटी अमाउंट दिया होगा उसका फुल आईटीसी क्लेम किया होगा, क्योंकि अब मैं उसे डिस्काउंट दे रहा हूँ तो अब उसको रिवर्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उसको टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है या टीवी का जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो 8400 से कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट एक्सक्लूड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से। तो आपने आईटीसी ज़्यादा ले लिया है तो अब उसे कम करिए, ठीक है। तो अब यहाँ तक आ गया 8400। उसके बाद स्पेशल पैकिंग, ऑब्वियस सा बात है 8400 में ये जुड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी काम अगर सप्लायर करता है रिसिपिएंट के लिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो कॉस्ट में इंक्लूड होता है, अगर वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड होता है, अगर वो जो पहले प्राइस चार्ज किया गया, कौन सा प्राइस 8400 में इंक्लूडेड नहीं है तो 8400 प्लस 1200। अब डिस्काउंट अभी नहीं मिला है तो अप्रैल जून का अगर हम हिसाब लगाएं तो अप्रैल जून का वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 8400 ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। इन केस ऑफ अनरेटेड पर्सन द प्राइस चार्ज्ड, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्राइस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई 8400 तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद 1200 स्पेशल पैकिंग, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगा अभी के लिए, जब मैंने 8 अप्रैल को बिलिंग कर रहा हूँ उस टाइम के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 9600, समझ गए। तो अभी के लिए तो 9600 है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अप्रैल महीने जब मैं रिटर्न भर रहा हूँ, कौन? बिल, जब बिल रिटर्न भर रहा होगा अप्रैल का तो ऑब्वियस सा बात है वो 750 गुने 9600 अपना टैक्सेबल वैल्यू दिखाया होगा और प्लस 18% जीएसटी पे करके उसने इनवाइस वैल्यू अपना गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया होगा, ठीक है। ये हुआ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, अप्रैल में उसने ये किया होगा। क्योंकि डिस्काउंट का जो भी वर्किंग होगा वो होगा कब? जून महीने के अंत में, या उसके बाद जब भी बताए, जब भी शाह इलेक्ट्रॉनिक आके बताएगा कि भाई साहब मैंने बेच दिया 500 टेलीविज़न अप्रैल जून में, मुझे डिस्काउंट दो, तो बोलेगा ठीक है। अब डिस्काउंट देने का 2 तरीका है, ठीक है। एक डिस्काउंट है कि करंट वाले में ही उसको लेस कर दे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली क्या होगा वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। या दूसरा है क्रेडिट नोट इशू करे, अपना वैल्यू कम करे क्रेडिट नोट इशू करके और उसको रिवर्सल के लिए रिसिपिएंट के पास भेजे ताकि रिसिपिएंट रिवर्स करे, तो एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि नेक्स्ट इनवाइस में एडजस्ट कर दे डिस्काउंट को, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आइए देखते हैं क्या होगा। तो अभी के लिए अप्रैल महीने का जो अप्रैल जून क्वार्टर का जो बिल होगा उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 750 गुने 9600 जो कि होगा 72 लाख रुपया, ठीक है, प्लस जीएसटी 18%, समझिए। उसके बाद सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ है? जुलाई सितंबर में 1000 टेलीविज़न ऑर्डर किया, ठीक है। अब जुलाई सितंबर में 1000 टेलीविज़न ऑर्डर किया, मैंने 1000 टेलीविज़न जुलाई सितंबर में भेजा गया। डिस्ट्रीब्यूटर बोला कि मैंने 700 टेलीविज़न अप्रैल जून में बेचा था और 850 टेलीविज़न जुलाई सितंबर में बेचा है, समझ गए। अब ये उसने कब बताया ये क्वेश्चन में दिया नहीं, बट अगर हम अज्यूम करना है तो अज्यूम करते हैं कि इसने जो अप्रैल जून का बताया होगा वो क्वार्टर के एंड पे बताया होगा, ठीक है। जुलाई सितंबर के एंड पे बताया होगा। तो जुलाई सितंबर में जो 1000 टेलीविज़न का बिलिंग हुआ वो भी कैसे हुआ होगा? शुरू में बिलिंग जो हुआ होगा जब 1000 टेलीविज़न ऑर्डर किया गया और उसे भेजा गया उस टाइम जो बिलिंग हुआ होगा उस टाइम बिलिंग 8400 प्लस 1200 9600 पे ही हुआ होगा, ठीक है।
9,600 गुने गुने 1,000, तो कितना का बिलिंग हुआ होगा? 96 लाख का। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट बाद में मिल रहा है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा वो भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो जुलाई सितंबर में बिलिंग 96 लाख से ही हुआ होगा। हाँ, सितंबर के बाद फिर हुआ होगा कि हाँ डिस्काउंट होना है, रिवर्सल करेगा, दिस एंड डैट करेगा, तो उस केस में अपना क्रेडिट नोट या जो भी जैसे भी करके रिवर्सल होकर के उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई फिर लेस होगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। Discount policy offered by BEL as explained above is also available to Sai Electronic as per distributorship agreement. While Sai Electronic reversed the ITC, जुलाई सितंबर का ITC रिवर्स किया, but it has failed to reverse the ITC availed for quarter अप्रैल जून, पर अप्रैल जून का ITC रिवर्स नहीं किया। अब क्योंकि अप्रैल जून का रिवर्स नहीं किया, दो कंडीशन में एक कंडीशन फेल हो गया अप्रैल जून में, तो अप्रैल जून में वैल्यू ऑफ सप्लाई यही रह जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जुलाई सितंबर में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पर टेलीविजन क्या हो जाएगा? समझ गए? 8,400 प्लस 1200, 8,400 प्लस 1200 माइनस 840 इक्वल टू 8,760 रुपया। तो जुलाई सितंबर के लिए 8,760 रुपया होगा, जबकि अप्रैल से जून के लिए 9,600 रुपया होगा। समझ गया क्यों? क्योंकि जो कंडीशन था वो जुलाई सितंबर में तो मेट हो गया, लेकिन वही कंडीशन अप्रैल जून में मेट नहीं हुआ। ठीक है, इसका एक तरीका है क्रेडिट नोट इशू करके रिवर्स करवाना। ठीक है, उस केस में कंपलसरी रिवर्सल हो जाता है। दूसरा तरीका है रिवर्स कराने का कि खुद रिसिपिएंट अपने अदर ITC रिवर्सल वाला जो कॉलम होता है GSTR 3B में, उसमें खुद ही रिवर्स कर दे और उसके बाद डिक्लेयर कर दे कि भाई साहब मैंने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, आप भी अपना कर लो, और उसको इसमें दिक्कत है। इस तरह से करने के इसमें क्या होगा, उसे फिर अदर ITC में जाके क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में लोग क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं कि इसी वैल्यू को अमेंड करते हैं और वो नेक्स्ट इनवाइस में जो है उसका अमेंडमेंट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई अप्रैल जून के महीने में 9,600 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही मुझे बाद में पता चला कि हाँ 500 टेलीविज़न बेच दिया, पोर्ट सप्लाई डिस्काउंट था, दो कंडीशन थे जिनमें एक तो मेट था, कंडीशन मालूम था एग्रीमेंट के टाइम, लेकिन जो दूसरा कंडीशन था ITC रिवर्सल का वो फुलफिल नहीं किया रिसिपिएंट ने। इस कारण से अप्रैल जून में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 9,600 ही रह जाएगा पर टेलीविज़न, लेकिन जुलाई सितंबर में वो दूसरा कंडीशन भी मेट हो गया है, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द एग्ज़ाम 8,400 प्लस 1200 माइनस 840 में लेस डिस्काउंट इक्वल टू 8,760 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में आंसर में बड़ा बड़ा पैरा लिखता है, पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में 2 लाइन में लिख देना है बस नोट्स के अंदर। ठीक है, इन केस ऑफ अप्रैल एंड इन केस ऑफ क्वार्टर 1 द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 9,600। ठीक है, एज द कंडीशन मेंशन्ड फॉर द excluding of discount while computing the value of supply is not met। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 है करेंसी चेंज का। इसके लिए स्पेशल वैल्यूएशन का रूल दिया हुआ था, उसमें क्या बोला था? फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, अगर दोनों में से कोई भी एक करेंसी, अगर दोनों में से एक मेथड ए था एक मेथड बी था, मेथड ए का बात कर रहा हूँ, मेथड ए में क्या बोला था? अगर दोनों में से कोई भी एक करेंसी रुपी है तो क्या होगा? तो RBI रेफरेंस रेट और सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा, अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो RBI रेफरेंस रेट माइनस बाइंग प्राइस, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो RBI रेफरेंस रेट माइनस सेलिंग प्राइस। अब ऐसा बात है वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव में रखना, अगर नेगेटिव आ रहा है RBI रेफरेंस रेट माइनस सेलिंग प्राइस तो उसको पॉजिटिव कर लेना, सेलिंग रेट माइनस RBI रेफरेंस रेट। ठीक है,
अगर दोनों में से कोई भी एक करेंसी इंडियन रुपी है तो हम आरबीआई रेफरेंस रेट का यूज़ करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे कि अगर मैं सेल कर रहा होता तो सेलिंग प्राइस और आरबीआई रेफरेंस रेट का क्या डिफरेंस है, अगर मैं बाई कर रहा होता तो बाइंग प्राइस और आरबीआई रेफरेंस रेट का क्या डिफरेंस है। अगर दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है तो कहा गया लेसर ऑफ 1%, 1%, नहीं समझे। इसमें कहा गया आप कन्वर्ट करिए इंडियन रुपए में। मान लीजिए डॉलर के बदले पाउंड ले रहा हूं, ठीक है, तो डॉलर को कन्वर्ट करिए रुपी में, इंडियन रुपी में, और किस रेट से, आरबीआई रेफरेंस रेट का यूज करके, और पाउंड को भी कन्वर्ट करिए आरबीआई रेफरेंस रेट का यूज करके, और उनमें जो लेसर होगा, ठीक है, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। समझ गए? हाँ समझ में। और जो 32B ये जो मेथड था इसमें चार्ट बना हुआ था। जब भी आपको कोई दिक्कत हो कुछ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो खास करके आपको लेटेस्ट रिकैपुलेट में चल जाना है। हाँ सीधा वहीं पे आ गया लग रहा है, देख रहे हैं। परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी मेथड 1 जो था, बाइंग सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट इनटू टोटल यूनिट ऑफ करेंसी इफ नो आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल। एक और चीज था उसमें था 1% ऑफ INR रिसीव्ड और प्रोवाइडेड। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट मेरे पास नहीं होगा तो ये चीज था, ठीक है। बट ये किसके लिए था, जब एक करेंसी कम से कम रुपये में हो। लेकिन जब कोई भी करेंसी रुपये में ना हो तो जो वैल्यू होगा लेसर ऑफ 2 अमाउंट, समझ गए, लेसर ऑफ 2 अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग एनी ऑफ द करेंसी इनटू INR एट आरबीआई रेफरेंस रेट, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या था, सेकेंड मेथड था ये, ठीक है, अप टू 1 लाख 1% और ₹250, फ्रॉम 1 लाख 1 टू ₹10 लाख 1000, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है 1 लाख 1% कहा तो 1 लाख का 1% 1000 ही होगा प्लस 0.5%। उसके बाद 10 लाख 1 से ऊपर हुआ तो 5500, ऑब्वियस सा बात है 9 लाख गुने 0.5 करिएगा परसेंट करिएगा तो आपको मिलेगा 4500, 4500 प्लस 1000 5500 और 0.1% जो भी उसके ऊपर गया, ठीक है। 10 लाख 1 रुपया से जितना भी ऊपर है 10 लाख के ऊपर उसका 0.1%, लेकिन मैक्सिमम 60,000, समझ गए। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। Prada Forex Private Limited, registered in Delhi, is money changer. It has undertaken the following purchase or sale of foreign currency. अब अपने इस गिवन केस में एक तो इंडियन रुपी है, ऊपर से आरबीआई रेफरेंस रेट दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आरबीआई रेफरेंस रेट दिया हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है 74.60 माइनस 74 गुने 1000, ठीक है, तो 600 रुपया मेथड 1 के हिसाब से, समझ गए। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं होता तो क्या होता, तो हम लोग कुछ नहीं करते। ये तो तब है जब दोनों में से इसी में एक और मेथड था। एक था अगर आरबीआई रेफरेंस रेट ना हो तो कहा था 1% ऑफ मनी रिसीव्ड और पेड, ठीक है, मनी रिसीव्ड और पेएबल जो भी था। तो उस केस में कुछ नहीं करते। कितना रुपया में खरीद रहा था, ये 74 रुपये में ना, तो 1000 गुने 74 का 1%, ठीक है, समझे। कब, जब आरबीआई रेफरेंस रेट ना हो। अब क्योंकि यहाँ आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल था, आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल था, इसलिए जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो 600 होगा, ना कि 1000 गुने 74 गुने 1%। दूसरे केस में फिर $2000 है, ठीक है, और सोल्ड टू मेनावती एट द रेट ऑफ 74.50। अब इस केस में आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं था तो मेथड 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2000 गुने 74.50, क्योंकि एक इंडियन रुपी था, गुने 1%, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1490 रुपये,
अब मेथड 2 के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 गुने 74 करेंगे तो ये हो गया 74,000 रुपया। अब 74,000 रुपया हो गया। अब 74,000 रुपये के लिए मेथड 1 कहा था पहले 1 लाख तक, शुरू के 1 लाख तक 1% और 250 जो हायर हो, 1% और 250, तो 74,000 का 1% 740 रुपया होता है और 250, तो कौन हायर है, 740। तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई ₹740 हो जाएगा। समझ गए। दूसरा कहा था, दूसरे वाले केस में क्या होगा, फिर कन्वर्ट कर लेंगे 2000 गुने 74.50, तो 2000 गुने 74.50 आपका 1,39,000 हो जाएगा। तो पहले 1 लाख के लिए तो 1000 हो गया 1% से, प्लस 39,000 का 0.5%, तो 39,000 का 0.5% कितना होगा 245, तो 1245। समझ गए। तो आपको सबसे पहले चेक करना है क्या कोई भी एक इंडियन करेंसी है, अगर इंडियन करेंसी है तो ये वाला का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए। अगर इंडियन करेंसी नहीं है तब ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, और अन्यथा आपको फिर चेक करना है इंडियन करेंसी है कि नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप आरबीआई रेफरेंस रेट है कि नहीं है। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट है तो आरबीआई रेफरेंस रेट और सेलिंग और बाइंग प्राइस का जो भी जैसा भी केस है एज द केस में भी का डिफरेंस लेकर के मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी से, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी से। ठीक है। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो मैंने क्या पैसा दिया या क्या पैसा लिया, मनी रिसीव्ड और मनी पेड। ठीक है। यहाँ पे $2000 बेचा गया था, किसको, मनी चेंजर को। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू मनी चेंजर का लेना है, तो मनी चेंजर को बेचा गया $2000, तो मनी चेंजर क्या पे किया। ठीक है। तो मनी चेंजर पे किया 2000 गुने 74.50 रुपया, तो उस रुपये का 1% जो कि होता है 1490 रुपया। ठीक है। अब अगर मेथड बी का जहाँ तक बात हो तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें तो आपको पता है सर्टेन क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसी को फॉलो करना है कि पहले 1 लाख तक 1% और 250 जो हायर हो, 1 लाख के बाद 10 लाख तक 1000 प्लस 0.5%, वहाँ कुछ हायर लोअर नहीं है। लेकिन जब अगर 10 लाख से ऊपर हो तो 5500 प्लस 0.1% और 60,000, समझ गए, जो लोअर हो। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये है आपका प्योर एजेंट का क्वेश्चन। ठीक है। प्योर एजेंट के केस में मैंने आपको बताया था कि प्योर एजेंट के केस में जो भी खर्चा सप्लायर एज अ प्योर एजेंट करेगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर सीए हैं या आप लॉयर हैं, हो सकता है आपके क्लाइंट ने आपको कहा हो एमसीए का फॉर्म फिल करने के लिए, आपने एमसीए का फॉर्म फिल किया, आपने कहा सर आपका प्रोफेशनल फ़ी हुआ 2000 रुपये या 2500 रुपये जो भी आपने कहा, और सर प्लस आपका 400 रुपया फॉर्म का स्टैम्प ड्यूटी हुआ, तो सर आपका 2900 का बिल हुआ। अब ये जो 400 है ये आप एज अ प्योर एजेंट खर्च कर रहे हैं रिसिपिएंट के बिहाफ पे। इस केस में रिसिपिएंट आपको ऑथराइज करता है कि आप मेरे बिहाफ पे खर्च करिए, मैं आपको रिम्बर्समेंट कर दूंगा। ये केस है रिम्बर्समेंट का। ठीक है। जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूजन क्या होगा उसमें पढ़े होंगे एनी अमाउंट एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट, सॉरी, any amount incurred by the recipient on behalf of supplier, which is the liability of the supplier। तो सप्लायर का लायबिलिटी था लेकिन रिसिपिएंट ने इंकर्ड किया, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है। बट यहाँ केस उल्टा है, यहाँ लायबिलिटी रिसिपिएंट का था बट सप्लायर ने इंकर्ड किया। है समझ में। ये लायबिलिटी 400 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी पे करने का लायबिलिटी किसका था, रिसिपिएंट का, पर इंकर्ड किसने किया। सिंपल टर्म में समझने के लिए बता रहा हूँ, इससे क्या होता है एग्जाम में आपको थोड़ा ईजी होगा। ये तो ऐसे प्योर एजेंट का एज अ डिफिनेशन बहुत बड़ा है। ठीक है। तो लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं इसको उस वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन में जो इंक्लूजन का सेक्शन था, लेकिन इंक्लूजन सेक्शन में क्या था, सप्लायर का लायबिलिटी रिसिपिएंट पे कर रहा था। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर है रिसिपिएंट का लायबिलिटी सप्लायर पे कर रहा है। क्यों, क्योंकि रिसिपिएंट ने ऑथराइज किया है सप्लायर को। समझ गए। या फिर लॉयर के केस में
आपका क्लाइंट था, उस पर कोई केस था, आपका केस कोर्ट में हेयरिंग करवाना था, तो आपको कोर्ट फी लगा। अब ये जो कोर्ट फी लगा, ये आप एज अ प्योर एजेंट खर्च कर रहा है लॉयर, एज अ प्योर एजेंट। ये कोर्ट फी पे करना लॉयर की लायबिलिटी नहीं थी, ये कोर्ट फी पे करना रिसिपिएंट की लायबिलिटी थी, पर सप्लायर ने पे कर दिया उसके बिहाफ पे। क्यों? क्योंकि उसने सप्लायर को ऑथराइज किया था कि भाई साहब आप मेरे बिहाफ पे कर दो, मैं कहाँ कहाँ दौड़ूंगा, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, आप ही पे कर दो। लेकिन बिलिंग के टाइम आपको वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया कि अभी जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसमें देखेंगे कि क्या एज अ प्योर एजेंट खर्चा है और कौन सा एज अ प्योर एजेंट खर्चा नहीं है। समझे? जैसे रॉली पॉली मैन्युफैक्चरर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर। इट इम्पोर्ट्स अ फुटवेयर मेकिंग मशीन फ्रॉम यूएसए। ठीक है, रॉली पॉली एक मैन्युफैक्चरर है जो जूता बनाता है, वो इंपोर्ट किया एक मशीन यूएसए से और इंटर किया एक कॉन्ट्रैक्ट में रुद्रा लॉजिस्टिक के साथ। रुद्रा लॉजिस्टिक मतलब, लॉजिस्टिक का मतलब सामान का मैनेजमेंट करना। रुद्रा लॉजिस्टिक कोई कंपनी है जो आपके इन कामों में मदद करती है। अगर कोई सामान विदेश से आ रहा है तो उसको आपके घर तक पहुंचाने का काम करती है। जितना भी वहाँ पे कस्टम का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म दिस एंड डैट, जो भी फाइल उल करना हो, जो भी कंप्लायंस करना, वो करके आपको घर तक रुद्रा लॉजिस्टिक सामान पहुँचाती है। ठीक है, रुद्रा लॉजिस्टिक एक लाइसेंस कस्टम ब्रोकर है जो गुजरात में है। ठीक है, टू मीट ऑल द लीगल फॉर्मेलिटी इन गेटिंग द सेट मशीन क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम स्टेशन, वो मदद करती है सारे लीगल फॉर्मेलिटी को मीट करने में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस रॉली पॉली मैन्युफैक्चरर लिमिटेड ऑथराइज रुद्रा लॉजिस्टिक टू इनकर। देखिए यहाँ पे उसने ये लाइन जैसी बोल दिया कि रॉली पॉली का जो भी कुछ लायबिलिटी होगा उसके लिए ऑथराइज करे रुद्रा लॉजिस्टिक को खर्च करने के लिए उसके बिहाफ पे। The expense related to clearance of the imported machine from custom station and bringing the same to the warehouse of Rolly Poly, which shall be reimbursed by Rolly Poly Manufacturer Limited to Rudra Logistic on the actual basis in addition to agency charges. एजेंसी चार्जेस के हिसाब से और भी कुछ भी खर्चा होगा वो रुद्रा लॉजिस्टिक को रिम्बर्स कर देगा रॉली पॉली। सबसे पहला आया एजेंसी चार्ज। एजेंसी चार्ज तो मेरे रुद्रा लॉजिस्टिक का एजेंसी चार्ज तो उसका फी है, मेन फी है। ठीक है, काम करने का पैसा, तो ये तो इंक्लूड होगा ही। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जब भी निकालेंगे तो 5 लाख तो आएगा, एजेंसी चार्जेस है। अनलोडिंग ऑफ मशीन, अब ये जो हो रहा है ये लायबिलिटी किसका था? ये लायबिलिटी रॉली पॉली का था। अगर रॉली पॉली खुद जाता तो रॉली पॉली खर्च करता कि भैया मशीन उतारो मेरा। ठीक है, तो ये वाला एज अ प्योर एजेंट खर्च किया है किसने? रुद्रा लॉजिस्टिक ने। तो ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि ये लायबिलिटी जो है ये बेसिकली लायबिलिटी किसका था? रिसिपिएंट का। उसके बाद चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन फ्रॉम कंडला पोर्ट गुजरात टू इस रुद्रा लॉजिस्टिक गोडाउन इन अहमदाबाद गुजरात। अब ये खर्चा भी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर रुद्रा लॉजिस्टिक अगर रॉली पॉली खुद जाता तो क्या करता? गाड़ी बुक करता, सामान चढ़ाता, लेकर अपने गोदाम आता। तो ये लायबिलिटी रिसिपिएंट का था। खर्च कौन किया? सप्लायर। सप्लायर क्या सर्विस दे रहा है? एजेंसी सर्विस। सप्लायर का सर्विस क्या है यहाँ पे? एजेंसी सर्विस। समझ गए? एजेंसी का सर्विस दे रहा है, आपके सामान को क्लियर कराने का सर्विस दे रहा है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन फ्रॉम रुद्रा लॉजिस्टिक अहमदाबाद गोडाउन टू वेयर हाउस ऑफ रॉली पॉली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउस इन मुंबई महाराष्ट्र, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। देखो पहले क्या किया, कांडला पोर्ट से अपने गोदाउन में ले गया। ठीक है, रुद्रा लॉजिस्टिक। उसके बाद रुद्रा लॉजिस्टिक अपने गोदाउन से रॉली पॉली के वहाँ ले गया जहाँ उसका ऑफिस था। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ये सारे चार्जेस जो हैं बेसिकली अगर रुद्रा लॉजिस्टिक खुद रॉली पॉली अगर खुद आता तो खुद खर्च करता। उसके बिहाफ पे एजेंसी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एजेंसी को उसने ऑथराइज किया है उसके बिहाफ पे करने के लिए, और उसने कहा है कि मैं रिम्बर्स कर दूंगा। ये दो कंडीशन जब मेट हो जाए और लायबिलिटी रिसिपिएंट का हो तो वो वहाँ पे जो भी खर्चा जो लायबिलिटी रिसिपिएंट का रहेगा
जो भी खर्चा सप्लायर करेगा वो एज अ प्योर एजेंट खर्चा माना जाएगा और वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। ऐसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हुआ, मैंने जो भी सर्विस या गुड्स दिया उसके वैल्यू पे मैं टैक्स देने के लिए लायबल हूँ, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। बट ये मेरा सर्विस थोड़े है, मेरा सर्विस एजेंसी सर्विस था, वो मैंने दिया, मैं उसके लिए जीएसटी चार्ज करूँगा, मैं उसके लिए लायबल हूँ गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये तो बेसिकली लायबिलिटी रिसिपिएंट की थी, मैं खर्च कर रहा हूँ अलग किसी बात है, ठीक है। प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बिल ऑफ एंट्री एंड पेड, अब ऐसा बात है ये भी नहीं होगा, तो एज इट इज एमसीए का चार्ज या कोर्ट फी हो गया, ठीक है। डॉग ड्यूज एज इट इज एमसीए का चार्ज, कोर्ट फी। पोर्ट चार्जेस वही चीज, होटल एक्सपेंस, ये सप्लायर का पर्सनल खर्चा है, ये सप्लायर का पर्सनल खर्चा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो होटल एक्सपेंस है, ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ये जो टेलीफोन एक्सपेंस है, ये तीनों एक्सपेंस जो है, क्या ये रिसिपिएंट की लायबिलिटी थी? नहीं। एज अ सप्लायर मैं बोलूँगा कि मैं आपके केस के लिए रांची जा रहा हूँ, रांची में रहने खाने का खर्चा आप दीजिएगा, अगर वो नहीं देता तो मेरे पॉकेट से खर्च होता, अगर वो दे रहा है तो वो मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है। क्योंकि मैंने कहा मैं जाऊंगा, आप मुझे कुछ मत दीजिए, मैं लूँगा 50,000 रुपये। क्यों? क्योंकि मेरे रहने का खर्चा, मेरे जाने का खर्चा, अब फ्लाइट से जाऊंगा, ठीक है, जाके 5 स्टार में रहूँगा, और मेरे टेलीफोन का खर्चा आप दीजिए, समझ गए? मतलब आप नहीं दीजिएगा तो मैं खर्च करूंगा, तो मैं खर्च करूंगा तो बिल 50,000 का होगा। अब अगर ये खर्चा आप करिएगा तो मेरा बिल 20,000 का होगा, समझ गए? तो ये तो बिलिंग का थी है ना, कि मैं अगर ये खर्चा मैं खुद करने को तैयार हूँ तो मेरा बिलिंग ज़्यादा का होगा, क्योंकि 20,000 में रांची जाके वापस आना पॉसिबल नहीं है अगर किसी जीएसटी केस के लिए गया हो तो। अब प्रोफेशनल है तो ऑब्वियस सा बात है, कोई लॉज में जाके तो रहेगा नहीं, रहेगा अच्छे होटल में रहेगा, अच्छा खाना खाएगा, ठीक है, स्लीपर या जनरल क्लास में जाएगा नहीं, कम से कम सेकंड एसी या थर्ड एसी में जाएगा, तो समझे? तो ये जो 3 खर्चे हैं ये डिपेंड करते हैं कि किस तरह का केस था। अगर यहाँ पे बोलता कि बस रॉली पॉली बोलता कि मुझे 5 लाख दे दो, बाकी सारे खर्चे मेरे जिम्मेवारी, कि मैं होटल में रहूँगा, कि मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस का क्या करूँगा, सब मेरे जिम्मेवारी, तो मेरा सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख होता। लेकिन यहाँ पे एक एजम्पशन है कि ये खर्चे रॉली पॉली को रिम्बर्स होंगे, ये तीनों खर्चे रिम्बर्स होंगे, तो यहाँ एजम्पशन है कि रॉली पॉली ने इन खर्चों को एक्सक्लूड करके अपना कोट किया है 5 लाख। तो इसका मतलब ये जो खर्चे कंपनी बेयर कर रही है, आपके रहने खाने और जाने आने का जो भी, ये भी इंक्लूड होगा आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में, क्योंकि अगर ये खर्चे आपने खुद किए होते तो आपका वैल्यू जो होता 5 लाख से ज़्यादा का आपने कोट किया होता, कोटेशन एजेंसी सर्विस का, समझ गए? तो इसी एजम्पशन के कारण आपको वहाँ पे 45, 20 और 2000 को इंक्लूड करना पड़ेगा, समझ गए? प्रैक्टिकल सिनेरियो से बताया मैंने आपको, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, बोला 13 लाख लमसम चार्ज कर लेता, वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताया, 50,000 बोलता लाओ 50,000 मैं जानूंगा जो करना है, ठीक है। उस केस में पूरा का पूरा 13 लाख मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि उस केस में इंडिविजुअल कॉस्ट मैंने नहीं बताया उसे, डॉक ड्यूज, पोर्ट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं बता रहा मैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 13 लाख रुपया लाओ, सारे काम मैं जानूंगा, उस केस में फिर 13 लाख वैल्यू ऑफ सप्लाई है। क्लाइंट को ये चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी अलग अलग कि भैया आपका ये अलग अलग खर्चा, ये आप ही इनकर्ड करिए, मैं इनकर्ड कर रहा हूँ, आप रिम्बर्स करिएगा। उस केस में इंक्लूड नहीं होगा वैसे खर्चे जो एज अ प्योर एजेंट है, वो खर्चे नहीं जो एज अ प्योर एजेंट नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कहता है? ये कहता है रुस्तोगी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एट इट्स यूनिट सिचुएटेड एंड रजिस्टर्ड इन एमपी, एमपी में है रस्तोगी एंड कंपनी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 लाख, ठीक, नंबर ऑफ यूनिट 1000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 लाख।
दिस प्रोडक्ट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, अब उसको फर्दर प्रोसेस करना है बेचने के पहले, इसलिए इस प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया फ्रॉम इट्स मध्य प्रदेश यूनिट टू इट्स अनदर यूनिट हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये हो गया स्टॉक ट्रांसफ़र। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफ़र बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, और जब भी स्टॉक ट्रांसफ़र बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हो तो आपको बताया गया था वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 28, जहाँ पे था सीक्वेंस ओपन मार्केट वैल्यू, दूसरा था वैल्यू ऑफ लाइक ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल ना हो तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और तीसरा था रूल 30 हाँ 110% ऑफ कॉस्ट, और फिर रूल 31। उसके बाद एक और चीज़ था ओपन मार्केट वैल्यू के लिए कहा गया था अगर फुल आईटीसी के लिए रिसिपेंट एलिजिबल है तो ओपन मार्केट वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवाइस हो जाएगा, मतलब जो इनवाइस में वैल्यू डिक्लेयर्ड है वही ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? सिंपल सा चीज़ था, ये यूनिट यहाँ था, ये यूनिट यहाँ था, इसने यहाँ से यहाँ सामान बेचा, इसने यहाँ से यहाँ एज अ डीम्ड सप्लाई माना गया, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल 28 से निकाल लिया। अब मान लेते हैं ओपन मार्केट वैल्यू 1 लाख है, 18,000 का जीएसटी है। अब अगर ये 18,000 का जीएसटी यहाँ से पे भी करेगा तो ऑब्वियस सा बात है ये बंदा यहाँ पे 18,000 क्लेम कर लेगा, तो बस ये तो एक फॉर्मेलिटी का काम हो गया ना। इसलिए कहा गया अगर इनवाइस में इसने वैल्यू डिक्लेयर कर दिया बाय द वे 10,000, 1,800 रुपये, 1,800 रुपये अगर यहाँ से जीएसटी 1 भी भरेगा तो यहाँ 1,800 क्लेम कर लेगा, या जीरो भर दे, मैं तो कहता हूँ जीरो भर दो, क्योंकि एक्ट कहीं बोल नहीं रहा जीरो नहीं भर सकते। जब उसने कहा ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगा तो वैल्यू अगर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए वैल्यू डिक्लेयर्ड इनवाइस ही ओपन मार्केट वैल्यू माना जाएगा, ये कहा गया। उसके बाद कहा गया था अगर एज सच सप्लाई कर दिया गया है तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट फ्रॉम अनरिलेटेड कस्टमर फॉर द लाइक काइंड एंड क्वालिटी शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब ये जो बंदा 90% जो भी प्राइस चार्ज करेगा अनरिलेटेड पर्सन से उस गुड्स के लिए उसका 90%। ठीक है, तो क्योंकि ये एज सच नहीं है, क्योंकि ये फर्दर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, तो वो वाला सेक्शन तो गया एज सच वाला, बचा अपना ये। इसमें भी हमको मालूम है कि ओपन मार्केट वैल्यू में अगर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल हुआ तो जो वैल्यूड इनवॉइस में डिक्लेयर्ड होगा वही। ठीक है, तो वैल्यू जो इनवॉइस में डिक्लेयर्ड हुआ वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 20 लाख रुपया। अब देखना है क्या फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है हिमाचल प्रदेश यूनिट। ठीक है, समझे? The Himachal Pradesh unit, apart from processing its own product, engaged in processing of similar product of other person who supply the product of same kind and quality. Thereafter, the Himachal Pradesh unit sell this processed product to wholesaler. ठीक है? Thereafter, the Himachal Pradesh unit sell this product to wholesaler. There are no other factories in the neighboring state this and that engaged in same business. 1,000 unit of a product of same kind and quality are supplied to Himachal Pradesh unit at a time when goods are sent by MP unit by another manufacturer in Himachal Pradesh. The ex factory price of such good is 19 lakh. The Himachal Pradesh unit of Rastogi and company eligible for full ITC. The Himachal Pradesh unit of Rastogi and company eligible for full ITC. जैसे ये लाइन लिख दिया तो हमें मालूम है जो वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस क्या था 20 लाख, यही हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि एज सच सप्लाई हम नहीं कर रहे हैं तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एज सच सप्लाई नहीं हो रहा ना, वो एज सच का केस था। जिस टाइम ये वर्ड यहाँ लिख दिया था रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, उसी टाइम हमें समझ जाना चाहिए था कि 90% वाला जो भी डाटा दिया हुआ है वो मेरे लिए इररिलेवेंट है, कोई मतलब ही नहीं है, इररिलेवेंट डाटा है कंफ्यूज करने के लिए। मुझे बस चेक करना था क्या वो एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए। अगर वो एलिजिबल है तो ओपन मार्केट वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा, समझ गए, इन वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में 20 लाख, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या है, देव एंटरप्राइजेज इज सप्लायर ऑफ वाटर कूलर। ठीक है, देव एंटरप्राइजेज सप्लाई वाटर कूलर टू एन अनरिलेटेड पार्टी विमल ट्रेडर फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2,95,000। तो एक अनरिलेटेड पार्टी को 2,95,000 में बेचता है।
Vimal trader also gave some material to Dev Enterprises valuing 10,000 as an additional consideration. अब ये जो है ये है रूल 27, ठीक है, रूल 27 याद आया। रूल 27 क्या कहता था, अगर कंसिडरेशन पार्टली मॉनेटरी टर्म हो पार्टली नॉन मॉनेटरी टर्म हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा सबसे पहला तो ओपन मार्केट वैल्यू, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा सेकंड था मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, वो हो गया 3,05,000। अच्छा, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो इसको पहले एक्सक्लूड करके जीएसटी से 295 को 295 एक्सक्लूड कैसे करें जीएसटी से, 2,95,000 भागे 1.18 इक्वल टू 2,50,000, तो 2,50,000 प्लस 10,000 2,60,000, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ठीक है। तो मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, समझ गए। उसके बाद कहा एट द सेम टाइम डेव एंटरप्राइजेज हैज सप्लाइड द सेम गुड टू अदर 100 पर्सन एट अ प्राइस ऑफ, ये हो गया आपका ओपन मार्केट वैल्यू, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो इसको एक्सक्लूड करिए। तो क्योंकि आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है इस कारण से ये हो जाएगा इररेलेवेंट, क्योंकि पहला प्रीफरेंस था ओपन मार्केट वैल्यू, तो हम ओपन मार्केट वैल्यू को प्रीफरेंस देते हैं भागे 1.18 इंक्लूसिव था तो 2,52,000, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगा वो होगा 2,52,000। क्यों, क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल था, तो पहला वाला आंसर हो गया। दूसरा है व्हाट वुड बी और आंसर इफ प्राइस ऑफ दिस इज नॉट अवेलेबल, तो अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो आंसर होता, समझ गए, 2,60,000 आया समझ में। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन। इसमें आपको पता है पहला वाला केस था डुअल पॉलिसी वाला, उसमें था आपका अगर बताया है तो, नहीं बताया है तो क्या होगा, ठीक है, सिंगल प्रीमियम वाला। और उसके बाद था आपका जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम रिस्क कवर के लिए हो, ठीक है। आइए एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, देख लेते हैं, बस यही पे आना आपको टेस्टेड नॉलेज में और यहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। इफ अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इंटीमेटेड, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वैल्यू ग्रॉस प्रीमियम लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, मैंने जो भी प्रीमियम दिया गया है प्रीमियम माइनस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर बता दिया है कितना कितना अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, सॉरी वैल्यू नहीं, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, ठीक है। अगर सिंगल प्रीमियम है, ठीक है, और नहीं बताया गया है क्या अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, तब का बोला गया 10%, ठीक है, तब का बोला गया 10%। तो अब सवाल आता है कि पहले वाले केस में अगर नहीं बताया गया तो, और दूसरे वाले केस में बताया गया तो क्या होगा, तो आप आइएगा अदर केस में, ठीक है। अदर केस में 25% ऑफ प्रीमियम पहला साल के लिए और 12.5% ऑफ प्रीमियम दूसरे सालों के लिए, और अगर सिर्फ रिस्क कवर है तो जो प्रीमियम है वही होगा। तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या इन्वेस्ट करेगा नहीं बताता है, तब होता है प्रीमियम माइनस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन सिंगल प्रीमियम केस में अगर नहीं बताता है तो 10%, लेकिन अगर बता दे तो क्या होगा, तो जो भी चीज़ ऊपर में नहीं है वो अदर केस में जानेगा, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉट है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने।
पहला था प्रीमियम ओनली फॉर रिस्क कवर, तो ये तो टोटली इंक्लूड हो जाएगा, नो डाउट। प्रीमियम फॉर न्यू पॉलिसी 25%, पहला साल है तो ठीक है 10 लाख। दूसरा है रिन्यूअल प्रीमियम, तो सब्सिक्वेंट ईयर है तो 12.5%, तो ये भी हो जाएगा 10 लाख। सिंगल प्रीमियम ऑन एन्युटी पॉलिसी, अभी सिंगल प्रीमियम इसमें बताया नहीं कि क्या इन्वेस्टमेंट नहीं बताया है, तो अगर नहीं लिखा हो कि इन्वेस्टमेंट बताया है तो अजम्पशन होगा कि नॉट इंटीमेट, ठीक है, अमाउंट एलोकेटेड, तो इसका क्या हो जाएगा 10%, तो ये भी हो जाएगा 10 लाख। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 55 लाख, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 16, अब ये शायद आखिरी क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से, हाँ यही आखिरी क्वेश्चन है और सबसे बड़ा क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं 16 नंबर को। अवियांत लिमिटेड रजिस्टर्ड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, तो कहाँ था ये, यूपी में। सप्लायर है मशीनरी का जो यूज होता है बॉटल कैप बनाने के लिए। सप्लाई ऑफ मशीनरी इज अफेक्टेड एज अंडर, ठीक। द होलसेल प्राइस ऑफ मशीनरी एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्स एंड अदर एक्सपेंस एट विच इट इज सप्लाइड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस 42 लाख, ठीक है। तो ये इसका मैक्सिमम प्राइस है जो 42 लाख होलसेल प्राइस। हाउएवर एक्चुअल प्राइस क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। एक्चुअल प्राइस एट विच द मशीनरी इज सप्लाइड टू इंडिविजुअल कस्टमर वैरी विद इन रेंज ऑफ +10 -10, मैंने यहाँ +10% भी हो सकता है, मैंने +4,20,000 -4,20,000, ठीक है, जैसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई हो। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ मशीन अवियांत लिमिटेड चार्ज द कस्टमर द फॉलोइंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस तो बाद में आएगा, पहले तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा ना, ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या चार्ज किया है। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है डेफोडिल, एक अनलिमिटेड कस्टमर को डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड 29 अगस्त को 40 लाख रुपया चार्ज किया। तो हमें पता चल गया कि 40 लाख इसका जो है आपका क्या है, 40 लाख जो है आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है, ठीक है। अब इस 40 लाख में इंक्लूड क्या होगा, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ मशीनरी अवियांत लिमिटेड चार्ज फ्रॉम द कस्टमर फॉलोइंग इंसिडेंटल एक्सपेंस, हमें मालूम है कि इंसिडेंटल एक्सपेंस इंक्लूड होता है, ठीक है। तो 10,000 और 1 लाख दोनों इंक्लूड होगा, समझ गए। द मशीनरी कैन बी डिसमेंटल एंड इरेक्टेड एट अनदर साइट इफ रिक्वायर्ड, द अबव चार्जेस आर कंपल्सरीली लेविड इन केस ऑफ ईच सप्लाई ऑफ मशीनरी। Transportation of machinery to the customer premises is arranged by Aviant Limited through a third party service provider. अब इस केस में अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सप्लायर बोलता कि मैं ही करूँगा, मैं ही लेके जाऊँगा, मतलब कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता वो होता टू द प्रेमिसेस, ठीक है। कॉस्ट ऑन बोर्ड, सॉरी FOB, फ्री ऑन क्या कहते हैं उसको, और जो भी कहते हैं वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अगर आपका सामान ऐसा होता कि आपको घर तक पहुंचाएगा सप्लायर ही, तो उस केस में लायबिलिटी जो होता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का सप्लायर का होता, लेकिन उस केस में GTA का सर्विस कौन लेता, सप्लायर लेता, और ये उस केस में कंपोजिट सप्लाई माना जाता, और इस पे सेम रेट लगता जो मशीनरी पे लगने वाला है, समझ गए। कंपोजिट सप्लाई का बात बनता, ठीक है, और मशीनरी का जो रेट लगता उसी पर, जो प्रिंसिपल सप्लाई था, सप्लाई ऑफ मशीन, उस पर जो रेट लगता वही लगता। लेकिन इस गिवन केस में लिखा हुआ कस्टमर सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा है GTA के साथ। अब RCA में एप्लीकेबल होगा नहीं होगा डिफरेंट मैटर है, क्योंकि RCA में भी बहुत सा कंडीशन है GTA में एप्लीकेबल होने के लिए। तो मतलब ये लायबिलिटी सप्लायर का नहीं था, लायबिलिटी रिसिपेंट का था, तो रिसिपेंट जाने ये क्यों इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, समझ गए, क्योंकि लायबिलिटी सप्लायर का था ही नहीं। एक कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑफ
ऑफ द मशीनरी इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये ऑफर कर दिया गया, मैंने इनवाइस में 2% कम कर दिया गया है सप्लाई के टाइम। अभी हम सप्लाई के टाइम के बाद वो निकाल रहे हैं, सप्लाई के टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई में 2% कम जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 40 लाख प्लस 10,000 प्लस 1 लाख माइनस 2% जो कि होगा 80,000 रुपया कम हो जाएगा, डिस्काउंट कमेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सप्लाई मैंने डिस्काउंट दे दिया था। बाद में 15 दिन में अगर पेमेंट नहीं होता है तो वो डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा, वो मैटर डिफरेंट है, वो बाद में। एट प्रेजेंट जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे उसमें 2% लेस करके ही निकालेंगे, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ फेलियर, अगर पेमेंट नहीं कर पाता है विद इन टाइम तो रिकवर कर लेगा डिस्काउंट जो दिया गया था, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट 1% से चार्ज करेगा, समझ गए। तो ये मैटर तो बात का है, 15 दिन बाद, ये 15 डेज के बाद ये होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एवरी मशीनरी सप्लाइड अवियंत लिमिटेड रिसीव अ प्राइस लिंक्ड सब्सिडी ऑफ 2 लाख फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी। अभी जो 2 लाख का सब्सिडी मिला है, क्या ये गवर्नमेंट से मिला है? इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि प्राइस लिंक होना चाहिए। चलो ठीक है, प्राइस लिंक तो है, मैं सब्सिडी ऐसा ना हो कि मैं बैकवर्ड एरिया में खोल रहा हूँ फैक्ट्री इसलिए डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए सब्सिडी मिल रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तभी यहाँ पे आता है जब वो प्राइस लिंक्ड हो। जब ठीक से सेक्शन पढ़िएगा वहाँ लिखा हुआ है प्राइस लिंक्ड, प्राइस से लिंक होने वाला सब्सिडी चाहिए। तो प्राइस लिंक में प्राइस से रिलेटेड सब्सिडी कि हाँ आप सामान अगर 10 लाख में नहीं आप 8 लाख में बेचिए, 2 लाख सरकार आपको देगी, ये हुआ प्राइस लिंक्ड। अगर प्राइस लिंक सब्सिडी गवर्नमेंट दिया होता तो लेस करते या लेस होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट ने नहीं दिया है और ऑब्वियस सा बात है जो हमने 40 लाख चार्ज किया है उसमें इस 2 लाख को एडजस्ट किया हुआ है, तो मतलब हम 2 लाख को जोड़ेंगे, तो हम 2 लाख को जोड़ देंगे, ठीक है, समझ गया। अब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई 42,30,000 रुपया आता है। ये मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कब होगा? जब मैंने इनवॉइस इशू किया होगा, एट अ टाइम ऑफ डेट दिया हुआ है, हाँ 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेरा जो इनवॉइस इशू हुआ होगा, 29 अगस्त को जो मेरा इनवॉइस इशू हुआ होगा वो तो यही दिखाएगा ना वैल्यू ऑफ सप्लाई, समझ गए। 29 अगस्त को कि मैंने सप्लाई किया तो ऑब्वियस बात है अगस्त का रिटर्न भरना होगा, सितंबर 11 तक जीएसटीआर 1, सितंबर 20 तक जीएसटीआर 3। सितंबर 11 जब मैं वैल्यू डिक्लेयर करूंगा जीएसटीआर 1 में तो मैं डिक्लेयर करूंगा 42,30,000 और उस पर होने वाला जीएसटी जो है, क्योंकि ऑब्वियस बात है दोनों पर्सन सेम स्टेट में नहीं है, एक हमारा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा हमारा कहाँ पे था, अपना बंदा नीचे में था, कहाँ था, न्यू दिल्ली में, ठीक है, समझ गए। डैफोडिल न्यू दिल्ली में था, तो ऑब्वियस सा बात है जो भी रेट ऑफ है 12% है ना, 12% से आईजीएसटी हम चार्ज करेंगे, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर रेट दिया हुआ है मशीन का 12% आईजीएसटी चार्ज होगा। ये सर्विस ट्रांसपोर्टेशन मेरा मतलब नहीं है, आरसीएम में होगा कि नहीं होगा डिफरेंट मैटर है, वो रिसिपिएंट जाना, क्योंकि वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया है, समझ गए। अब आते हैं जब पैसा देने का बारी आया, तो डिस्काउंट 2% दिया गया था डैफोडिल को, जो एग्री हुआ था 5 दिन में पे करने के लिए, लेकिन वो पेमेंट किया 30 सितंबर को, तो ऑब्वियस सा बात है बियॉन्ड 15 डेज हो गया। अब क्योंकि बियॉन्ड 15 डेज हो गया तो जो डिस्काउंट मिला था वो रिवर्स होगा, समझ में आया, वो रिवर्स होगा ना। तो सितंबर के महीने में मैं रिवर्सल लूँगा, रिवर्सल क्या लूँगा, सबसे पहले 2% डिस्काउंट 80,000 रुपया, ये रिवर्स आएगा, तो मेरे पास जो वापस आएगा वो आएगा 80,000 रुपया, सबसे पहला चीज़ वैल्यू में। दूसरा चीज़ जो मेरे वापस आएगा वो आएगा इंटरेस्ट, जो कि 1% पर मंथ है।
1% पर मंथ है, और पार्ट ऑफ द मंथ on the total amount due from the customer from the date of making the supply. समझ गया? From date of making the supply till the date of payment. तो अब सवाल आया कि इंटरेस्ट किस अमाउंट पे चार्ज होगा। तो मुझे मालूम है कि 42,30,000 मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई आया था, इसमें 2 लाख तो उसे पे करना नहीं है। जो अमाउंट ड्यू क्या होगा, तो अमाउंट ड्यू हो गया 40,30,000। ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ, अमाउंट ड्यू क्या हो गया 40,30,000। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, अमाउंट ड्यू सिर्फ 40-30 नहीं था, नहीं समझे, मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 22,30,000 पर 2 लाख का सब्सिडी था। तो अमाउंट ड्यू क्या हुआ, मैंने अमाउंट क्या पे करना होगा उसको, 40,30,000। अगर 15 दिन में पे कर देता तो उसे पे करना पड़ता 40,30,000। 42,30,000 तो पे नहीं करता वो, लेकिन 2 लाख का डिस्काउंट, 2 लाख का सब्सिडी था। भले होल्डिंग कंपनी ने दे रखा था, ठीक है, बट सब्सिडी तो था। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में 2 लाख तो कम ही पे करता ना वो मुझे, जीएसटी के हिसाब से ना वैल्यू 42-30 है, पे तो वो 40-30 ही करता। लेकिन क्योंकि उसने पेमेंट 15 दिन के बाद किया है तो 40-30 तो करता ही, प्लस 80,000 भी तो करता। उस केस में जो अमाउंट ड्यू है जिस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है वो हो गया आपका 41,10,000। समझ में आया कैसे हुआ? अब इस 41,10 पे निकालिए इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो एक तो 29 सितंबर वो हो गया, 29 अगस्त वो पार्ट ऑफ द मंथ में 1 महीना वो हो गया, और इधर क्या हो गया पूरा सितंबर, तो 2 महीना हो गया। तो 1% 2 महीना के लिए, तो 41,10,000 गुने 1% गुने 2, तो इसका आंसर निकल के आएगा 82,200 रुपया। तो अब जो वैल्यू होगा 82,200 प्लस 80,000, 1,62,200, ये होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई सितंबर में। और ये जो 1,62,200 है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। क्यों? क्योंकि अब जो मैं उससे ये चार्ज करूँगा क्या, डिस्काउंट, और ये जो 82,200 इंटरेस्ट है, इस पे वो मुझे जीएसटी नहीं पे कर रहा, ये इस तरह से पेनल्टी है उसका जो पे करेगा, और उसके लिए एक्स्ट्रा जीएसटी तो पे करेगा नहीं, बस 1,62,200 रुपया देगा। मैं उससे कह भी नहीं सकता कि 1,62,200 प्लस जीएसटी दो, बोलेगा पागल हो गया है, 1,62,200 प्लस जीएसटी, एक तो तुमको मैं इंटरेस्ट दूं, एक तो मैं तुमको अपना डिस्काउंट वापस करूं, और तुम मुझसे कह रहा है कि जब प्लस जीएसटी देगा ही नहीं। ठीक है, तो 1,62,200 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो 1,62,200 आपका इनवाइस वैल्यू है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि मेरा टैक्सेबल वैल्यू क्या है। तो 1,62,200 भागे 1.12, क्योंकि पूरे पर 12% ही लगा था, तो 1,62,200 भागे 1.12 इक्वल टू 1,44,821 रुपया। ठीक है, तो टैक्स अमाउंट कितना हो गया, इसी में माइनस कर दीजिए 1,62,200, 1,62,200 तो आ गया 17,369 रुपये। तो आपके सितंबर महीने का टैक्स लायबिलिटी हो गया 17,369 रुपया, और आपके अगस्त महीने का लायबिलिटी हो गया 5,07,600 रुपया, 42,30,000 रुपये। समझ में आ गया कैसे हुआ? कोई भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन अपना कमेंट में लिख देना, अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो वो भी लिख देना, और अपना ईमेल भी लिख देना। ठीक है, बाय ईमेल तुम्हें आंसर भेज दिया जाएगा। मेरे ख्याल से अब खत्म हो गया। ठीक।